हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पॉलिटी पढ़ा था और आप लोगों को ये भी बताया था कि हम अब इसके साथ साइंस शुरू करेंगे। देखिए समय बहुत कम है क्योंकि लगभग आपके पास लगभग 17 या 18 दिन बचे हैं। तो डेली आप लोगों को साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देंगे। सारा तो पूरा तो सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर साइंस का क्वेश्चन आए तो लगभग आपके 70 से 80% आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज साइंस के टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ से। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि देखो साइंस के हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो शुरू करेंगे। जैसे फिलहाल एक ये फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है। उसके बाद हो सके अगला बायोलॉजी का आ जाए या केमिस्ट्री का आ जाए, किसी का भी टॉपिक आ सकता है जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो करेंगे। ठीक है, तो ये रेगुलर क्लास नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जितना सिलेबस है तो कवर हो जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे और उम्मीद ये भी करेंगे कि यहाँ से शायद क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए। चलिए आज शुरू करते हैं तरंग। ठीक है, वेव्स बोलते हैं तरंग। जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो क्वेश्चन मैं उन्हें बाद में बताऊंगा वो क्वेश्चन सीधे सीधे रट ले। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो उम्मीद है कि वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक, देखिए तरंग होती क्या है। तो तरंग की अगर तुम परिभाषा कहो, यहां थोड़ा सा मैं अगर लिखूं, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करूंगा। तो इसमें परिभाषा यह होगी कि जब किसी माध्यम के द्वारा, मान लो कि जब किसी माध्यम, पहले मैं परिभाषा लिख दूं फिर समझाता हूं। माध्यम के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और माध्यम के कण यथावत रहे, यानी कि झूमे तुम रहे, तो उसे ही क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, जब किसी माध्यम के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और माध्यम के कण यथावत रहे, उसे तरंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग का अर्थ अगर तुम नॉर्मल भाषा में लोगे तो हिलने डुलने को तरंग बोलते हैं, उसे तरंग कहते हैं। अब देखो कोई भी मान लो कोई मीडियम है, तो यहां से ऊर्जा मुझे एक जगह दूसरी जगह पहुंचानी है और कण अपनी जगह रहे, जिस माध्यम से वो गए वहां वो माध्यम, एक जो ऊर्जा गई है वो एक माध्यम के द्वारा जाए, तो उसे तरंग बोलते हैं। तो ये परिभाषा है। परिभाषा से आप लोगों के क्वेश्चन शायद कम रहेंगे, परिभाषा से ना पूछा जाए, लेकिन इतना क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कि अगर तरंग की गति हो तो कणों का क्या होगा, कण यथावत रहते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए तरंग होती है दो प्रकार की, यहाँ दो प्रकार की तरंग होती है। मैं बना रहा हूं, ये नोट्स के तरीके से आप लोगों को बनाना है। परिभाषा आप समझ गए। पहली जो तरंग होती है वो होती है यांत्रिक तरंग, इसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग। और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, दूसरी जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी आप लोगों ने देख लिया कि तरंग की परिभाषा क्या है, कि तरंग जो जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, एक माध्यम से जाएगी और माध्यम के कण जूं त्यों रहेंगे। ठीक है, अब ये जो यांत्रिक तरंग है इनके लिए माध्यम की जरूरत होती है और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो निर्वात में चल सकती है, वैक्यूम में चल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे आप इसे नोट कर लेना। तो यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी परिभाषा मैं बताऊंगा आप लोगों को, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए मैं रिमूव करता हूं इसे अब यहां से। अब देखते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। यांत्रिक तरंग होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, ये भी दो प्रकार की होगी। एक तो होगी अनुप्रस्थ प्रकार की होगी एक, और दूसरी जो होगी उसे अनुदैर्ध्य प्रकार बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकार। तो दूसरी जो होगी अनुदैर्ध्य प्रकार होगी, इसे इंग्लिश में ट्रांसवर्स बोलेंगे और इसे लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखोगे तुम। अब इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को समझाऊं। इसमें जो माध्यम के कण जाएंगे, मान लो कि किसी मीडियम से ये आगे गई है, तो माध्यम के कण इसमें ऐसे लंबवत कंपन करेंगे, इस तरीके से कंपन करेंगे। ठीक है, ऐसे कंपन करेंगे। कहने का मतलब ये होगा
कि इसमें जो माध्यम के कण होंगे, अगर तुम इसकी परिभाषा में लिखोगे, माध्यम में परिभाषा लिख रहा हूं, थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, छोटा छोटा लिखूंगा, थोड़ा सा देख लेना। माध्यम के कण तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। अब जैसे मान लो कोई रस्सी है आपके सामने, रस्सी को ऐसे हिलाओ एक डोरे से बांध के, तो ऊपर नीचे उसके श्रृंग और गर्त बनते चले जाएंगे। ये जो ऊपर का हिस्सा होगा इसे बोलते हैं श्रृंग, ठीक है, और ये जो निचला हिस्सा वो होता है इसे बोलते हैं गर्त। ठीक है, और इसका जो मीडियम होता है, मध्य होता है, वो ये भाग होता है। और एक चीज और ध्यान रखो, ये जो इन दोनों के बीच का जो भाग होगा, दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच का भाग, ये जो भाग होता है इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब चलो आगे देखते हैं इसमें। तो माध्यम के कण क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे कंपन करेंगे, इतना ध्यान रखना है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहले इसका एग्जाम्पल है, कुछ जो एग्जाम्पल है जो तुम्हें याद रखने हैं खासकर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक तो जो भूकंपीय सेकेंडरी तरंगे होती है, एस जो तरंगे होती है भूकंप की, तो एस तरंग जो भूकंप में होते हैं वो भी इस प्रकार की होगी। ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना। और इसके अलावा जो होती है प्रकाश तरंगे, वो भी आती है इसमें। हालांकि प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो प्रकाश तरंगे भी आएगी यहाँ, प्रकाश तरंग तो उन तरंगों में भी रखा जाता है। तो इसे विद्युत चुंबकीय में शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। इसके अलावा जो होगा इसमें जल के जो ऊपर का हिस्सा होगा, जल के अंदर नहीं है चलती, जल के ऊपर चलती है, तो ठीक है, जो जल तरंग दिखाई देगी वो भी इसका उदाहरण है, जल तरंग। तो यही एग्जाम्पल अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहां से आप तो हो सके कि इस बार, क्योंकि पहली बार ग्रुप सी में पूछ रहे साइंस, तो हो सके कि इस बार क्या यहाँ से रिपीट हो जाए। और रस्सी के ऊपर अगर बांध दोगे, वो मैंने बताया कि उस तरीके से चलेगा। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो याद रखनी है, केवल ठोस में चलती है, केवल ठोस में चलती है। आपसे सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अनुप्रस्थ तरंगे निम्न में से किस में चलती है? केवल ठोस में चलती है, या फिर जल के ऊपर के ऊपरी हिस्से पर, जल के अंदर नहीं चलेगी। जल का जो ऊपर का हिस्सा होगा, तुमने कभी तालाब में पत्थर फेंका होगा तो तुम्हें ऐसे लहरें दिखाई देगी, ठीक है, तो जल के ऊपर ये दिखाई देगी, तो वहां चलेगी, ये ध्यान रखना। और गैसों में बिल्कुल नहीं चलेगी, गैस में बिल्कुल नहीं चलेगी, ध्यान रखना। मैं शॉर्ट है तो यहाँ क्या करता हूँ, काट देता हूँ। गैस में बिल्कुल नहीं चलेगी, जल के ऊपर चलेगी, केवल ठोस में चलेगी। तो इनकी ये विशेषता याद रखनी। तो कैसे याद करना आपको, क्वेश्चन कैसा रहेगा, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है या कौन सी अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है, और आपको एग्जाम्पल दे दिया जल तरंग, एस तरंग, प्रकाश तरंग, तो ये अनुप्रस्थ तरंग में आएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखोगे। अब दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है, ये वाला, ठीक। इसमें देखते हैं अब इसमें क्या होगा। जो माध्यम के जो कण है, माध्यम के कण का मतलब ये होगा कि किसी वस्तु में ये चल रही है, ठीक है, वो वस्तु कणों से बनी हुई है। क्योंकि यहाँ डिटेल क्लास नहीं है, शॉर्ट से आप लोगों को कराना पड़ेगा। परिभाषा भले ही याद ना रहे, लेकिन एग्जाम्पल ये जरूर याद रखने। तो ये याद रखोगे तुम। इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक बार और सुन लो, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी तरंग केवल ठोस में चलती है? अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग केवल ठोस में चलती है। अगर अगला बोल दिया तुम्हें कि प्रकाश तरंग या जल तरंग किस प्रकार का उदाहरण है, अनुप्रस्थ प्रकार का है या यांत्रिक प्रकार का है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस वाले से, तो ज्यादातर क्वेश्चन इधर से रहते हैं या फिर आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो माध्यम के कण होंगे, माध्यम के कण तरंग की दिशा में समानांतर, ठीक है, दिशा में क्या चलते हैं, समानांतर चलते हैं, समानांतर चलते हैं। ये मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कवर करना। देखो समानांतर कैसे चलेंगे, जैसे मान लो कि ये हवा है, हवा में आप धक्का दो तो जो हवा के कण होंगे वो पास जाएंगे, और फिर यहां से ये आगे जाएंगे तो बीच के कण कुछ खाली रह जाएंगे। जैसे स्प्रिंग है, खींच के छोड़ दो, एक जगह तो पास पास आएगा, एक जगह दूर दूर आएगा,
तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, एक जगह मान लो स्प्रिंग ऐसा है, अगली जगह ऐसा आ गया ऐसा, फिर ऐसा आ गया ऐसा, फिर ऐसा आ गया, फिर ऐसा आ गया कम कम। तो ये जो एरिया होता है इसे संपीड़न बोलते हैं, संपीड़न, और इसे बोलते हैं विरलन। ठीक है, विरलन बोलते हैं, इसे विरलन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से चलती है। ठीक, अनुदैर्ध्य प्रकार की कैसी चलेगी, पहले धक्का देगी, मान लो हवा में चल रही है तो ऐसे धक्का दिया तो इसका मतलब पास होगी, फिर ये दूर हो गया तो यहां से दूर हो गया, तो जो पास होगा उसे संपीड़न बोलते हैं, जो दूर होगा उसे क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो क्या क्या है। एग्जाम्पल से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अगली विशेषता इसकी ये देख लो कि है क्या, ये सभी माध्यम में चल सकती है। सभी माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस सभी में चलती है। सभी माध्यम, ये याद रखना, सभी माध्यम ठोस, द्रव, गैस में चलती है। ठीक है, ये क्या चलती है, सभी माध्यम में चलती है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है क्या क्या। एक तो जो तरंगे जो होती हैं, जो भूकंपीय तरंगे होती है, एल तरंगे, सॉरी पी तरंगे। तो भूकंप की जो पी तरंगे होती है वो भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी कारण से पी तरंगे कहाँ जा पाती है, पृथ्वी के केंद्र में जा पाती हैं। और इसका जो दूसरा सबसे जो सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे अधिक बार पूछा गया है, वो है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग आएगी, तो सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है इसका ध्वनि तरंग। तो ये याद रखोगे इसके बारे में कि ये यांत्रिक तरंगे ऐसे ऐसे होती हैं। और उम्मीद ये है कि आप लोगों को अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। अब करते हैं चुंबकीय तरंगे। ये भी हमने क्या की थी, यांत्रिक तरंगे। अगर सीधा सीधा पूछ लिया कि ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार की है, अनुदैर्ध्य ये हुआ तो ये आंसर है, यांत्रिक हुआ तो ये आंसर है। अगर दोनों क्वेश्चन में आ गए तो तुम आंसर ये लगाओगे। ठीक है, जो भी पास वाला होता है हमेशा आंसर वही सही रहता है। तो चलो चलते हैं अब विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो क्लास थोड़ी सी स्पीड से करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर ये रेगुलर क्लास होती फिर तो डिटेल से आप लोगों को समझाया जाता बिल्कुल बेसिक से। तो इसलिए इसे थोड़ा सा समझते हुए चलना। विद्युत चुंबकीय तरंग, आप अगर ये सारी क्लासेस अगर कंटिन्यू कर लेंगे, अगर साइंस से मान के चलोगे 8 क्वेश्चन भी आए या फिर 5 क्वेश्चन आए, तो उम्मीद है कि इन क्लासेस से आपको लगभग 6 के करीब क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, 6 या 7 क्वेश्चन सारी क्लासेस, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू दूंगा अभी इसमें। एक तो देखो, इसे इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल रख लेना। इसमें क्या होगी, गति के लिए, ये लिख लोगे तुम, गति के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक तो ये विशेषता है कि अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी गति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश जो आता है पृथ्वी तक, कोई माध्यम थोड़ा ही है बीच में अंतरिक्ष में, वहां वैक्यूम में बिल्कुल है, क्या मिलेगा, निर्वात मिलेगा। निर्वात में कोई माध्यम तो है नहीं, तो फिर भी यहाँ प्रकाश आ रहा है। ऐसी बहुत सारी रहते हैं इसके एग्जाम्पल। कुछ जो ये तरंगे हैं, इसकी जो किरणें हैं, उनके बारे में हम यहाँ करेंगे, और उनके बारे में जो भी फैक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में एक एक दो फैक्ट लिखते चलेंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल होगा, यहां देख लोगे, तो पहला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है गामा किरणें या तरंगे, बात एक ही है। ठीक है, इसका जो होता है वो तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। तरंग दैर्ध्य मैंने बताया था अभी, सबसे कम होता है, सबसे कम। जिसका भी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसी का जो शक्ति होगी वो सबसे ज्यादा अधिक होगी। तो इसका कारण ये क्या होगी, शक्तिशाली सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, अधिक शक्तिशाली होगी, लोहे को भी पार कर जाती है, तो ये भी ध्यान रखना आपको इसमें। और इसके बाद आती हैं एक्स किरणें। अगली जो आती है वो एक्स किरणें आती है। एक्स किरणें आएगी। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो विल्हेम रोंटगेन ने की थी। ठीक है, विल्हेम रोएंटजेन। ठीक है, रोएंटजेन, इसने खोज की थी इसमें। तो इसने क्या की है, खोज, ये लिख लोगे यहां।
और ये जो इनका जो काम होगा वो ज्यादातर चिकित्सा में रहता है इनका काम। तो इनका यूज जो रहेगा, ये पूछा गया है कि चिकित्सा में किस प्रकार की किरणों का यूज होता है। ये चिकित्सा में, मेडिकल फील्ड में रहता है, इसमें चिकित्सा में इनका प्रयोग होगा सबसे ज्यादा। तो ये याद रखोगे तुम। और इसके बाद जैसे तुमने सुना होगा एक्सरे होना या फिर अल्ट्रासाउंड होना, उन सब में इसका यूज होता है। अगली आती है पराबैंगनी किरणें, ये भी पूछी गई है। पराबैंगनी किरणें, इसमें क्वेश्चन ये था पराबैंगनी किरणें किस माध्यम से पृथ्वी पर आती है। ये बिना माध्यम के आती है, निर्वात में रहती है, तो कोई माध्यम नहीं है। इनकी जो खोज की थी वो जोहान रिटर ने की थी, ठीक है। जोहान रिटर ने इनकी ये क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय ये पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आया, मान लो पूछ लेके निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, इनमें से कोई एग्जाम्पल हुआ तो तुम वहां से आंसर दे दोगे। जोहान रिटर ने इनकी खोज की थी पराबैंगनी किरणें। और इनका जो प्रयोग होता है बहुत ज्यादा होता है, अंगुली के निशान के लिए होता है, युद्ध में इनका प्रयोग होता है। युद्ध में एक तो इनका प्रयोग होगा संकेत भेजने के लिए। उसके बाद अगर कहीं धुआं, कोहरा या कोई भी होगा, अदृश्य क्षेत्र में इसका प्रयोग होगा। अदृश्य क्षेत्र में इनका प्रयोग होगा। इसके अलावा जो इनका प्रयोग होगा, अंगुली के जो भी कहीं निशान होंगे तो उनके लिए, अंगुली के निशान की पहचान के लिए, तो वहां इनका प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि इसकी खोज किसने की थी, कहां कहां इनका प्रयोग किया जाएगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा होपलेस होने की, घबराने की जरूरत है भी नहीं। तो यहां से आप लोग इसे कर लोगे, ठीक है। अब आती है इसमें अवरक्त किरणें। अवरक्त, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अवरक्त किरणें, और इनकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने, ठीक है। तो खोज जो की थी वो विलियम हर्शेल ने की थी। थोड़ी जगह कम है। खोज किसने की, विलियम हर्शेल ने खोज की, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखते जाना। और इनका प्रयोग कहां कहां, तो देखो सबसे पहले टीवी के रिमोट में होगा, टीवी रिमोट में इनका प्रयोग होगा अवरक्त किरणों का। और इसके अलावा ये संदेश भेजने के काम भी आती है, ठीक है। और युद्ध में भी इनका प्रयोग होता है, युद्ध में भी प्रयोग होगा। इसके अलावा जो पांचवा एग्जाम्पल है, केवल एग्जाम्पल याद करना है आपको, रेडियो तरंगे होगी। ये बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रेडियो तरंगे इनका टीवी में, रेडियो में, इन सब में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये छोटा सा एक टॉपिक था। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो यहां से बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों का हो जाएगा। और उम्मीद है कि अगर जब तक ये साइंस पूरी होगी तो कनिष्ठ सहायक में आपका काफी कुछ हो चुका होगा, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने तरंगे पढ़ी थी, और तरंगे दो प्रकार की पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, यांत्रिक थी और विद्युत चुंबकीय तरंगे थी। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की थी, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में चलती है, ये याद करना है आपको। और इसके साथ ही जो यांत्रिक तरंगे है वो सभी माध्यम में जो अनुदैर्ध्य है वो सभी माध्यम में चल सकती है। अनुप्रस्थ प्रकार में एग्जाम्पल कौन कौन था, एस तरंगे थी जो भूकंप की तरंगे होती हैं। इसके अलावा जल के ऊपर का जो क्षेत्र होगा वहां भी अनुप्रस्थ तरंगे चलेगी, ठीक है। और यांत्रिक तरंगे में क्या आता है कि इसमें एक तो ध्वनि तरंगे भी आएगी। सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है ध्वनि तरंगों का है, ठीक है। और इसके अलावा आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग के ये सारे एग्जाम्पल याद रखोगे तुम, गामा, एक्स, पराबैंगनी, अवरक्त, रेडियो, ये तरंगे याद रखोगे। और एक एक दो फैक्ट है इनके बारे में, ये थोड़ा सा याद रखोगे कि किस किस काम आती है और किसने इसकी खोज की है। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये हवा बना रखा है कि इतना टफ रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे और पहली बार है तो इसलिए भी नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे देखते हैं कि साइंस का जो भी अच्छा टॉपिक होगा वो टॉपिक लेके आएंगे, और उसे आप ऐसे ही रट लेना, ठीक है। और जो लोग अगर बिना साइंस बैकग्राउंड के हैं, कुछ कमेंट करना हो तो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।